नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मैराथन क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास पार्ट 2। तो इस क्लास में अपन समास पढ़ रहे थे और उसी समास टॉपिक को अपन आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? समास रहेगा। और उसी से आगे, परंतु उससे आगे यानी अपने मूल टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले वही 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो समाज से संबंधित अपने को याद रखनी है, उनका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। समाज से संबंधित मैंने 2-3 बातें आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक तो जब भी किसी सामासिक पद में यदि दो समास माने जाते हैं और उन दो में से एक यदि बहुव्रीहि समास माना जाता है या बहुव्रीहि समास होता है, तो अपन प्राथमिकता किसको देंगे? बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देंगे। तो ये अपने को याद करना है। किसी भी पद में, किसी भी समास का कोई भी पद हो, सामासिक पद हो, यदि उसमें दो समास है और उनमें से एक बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने को जो विग्रह करना है वो सामासिक पद के, जो भी अपने सामने सामासिक पद है उसके अर्थ के अनुसार अपने को विग्रह करना होगा। विग्रह किसके आधार पर करना है? सामासिक पद के अर्थ के आधार पर। यह नहीं कि लय में चले, शुरू में चले और उसी लय में अपन अंत तक चलते जा रहे हैं। जी नहीं, लय में नहीं चलना। अपने को क्या करना है? दोनों के दोनों जो पद आए हैं उनके अर्थ देखने हैं और उनके अनुसार ही विग्रह करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन पदों के किसी भी पर्याय का प्रयोग अपने को नहीं करना। कब तक नहीं करना? जब तक संभव हो, यानी जब तक संभव हो तब तक हमें पर्याय शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कहीं भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना। अपने को समास बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हिंदी को इस क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करना है। देखते हैं कैसे, क्योंकि सामान्यतः अपन यदि लय में चलते हैं, अब जैसे पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, पिछली क्लास में अपनों ने समास में अव्ययीभाव समास भी पढ़ा था, तत्पुरुष के कुछ भेदों का भी अध्ययन किया। तो तत्पुरुष के भेदों का अपन जहां पर अध्ययन कर रहे थे तो उनमें से कुछ उदाहरण है या फिर कारक से संबंधित जो भेद पढ़ रहे थे उसमें मैंने भी कुछ नियम बताए थे कि अगर इस प्रकार के पद आ जाए तो आपको इस प्रकार से विग्रह करना है। परंतु फिर भी वो थोड़ी सी समस्या आपकी समाधान करने के लिए था ताकि आप समास से घबराए नहीं। बाकी आपको चलना किसके आधार पर है? समासिक पदों के अर्थ के आधार पर है। कैसे? देख लीजिए, अब आपको स्वयं पता चल जाएगा। मैं आपके सामने 1-2 शब्द रखती हूं, आप स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार से अर्थ जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके समक्ष एक शब्द है स्वर्णफूल। तो स्वर्णफूल ऐसा तो है नहीं कि सोने के लिए कोई फूल है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर स्वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है सोना। सोना मतलब जो खनिज पदार्थ है या जिससे आभूषण बनाए जाते हैं उसके लिए, और फूल का मतलब होता है आभूषण। तो यहाँ पर क्या होगा? सोने से बना हुआ कोई आभूषण। तो अपन यहाँ पर किस प्रकार से विग्रह करेंगे इनका? स्वर्ण से बना फूल, इस प्रकार से अपन यहाँ पर विग्रह करेंगे। याद रखना, यहाँ पर सोना नहीं लिखेंगे और नहीं ही यहाँ पर आभूषण लिखेंगे। अपने को यहाँ पर स्वर्ण से बना हुआ फूल ही करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सोने से बना हुआ कोई भी आभूषण है उसे अपन क्या कह देते हैं? स्वर्ण फूल कह देते हैं। उसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द अपने सामने है रजत फूल। तो वो की वो बात, रजत किसको कहते हैं? रजत चांदी को कहते हैं, हम जानते हैं। और रजत से बना हुआ फूल ही क्या कहलाएगा? रजत फूल। तो रजत से बना फूल क्या कहलाएगा? रजत फूल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि अब यहां पर अपनों ने देख लिया कि स्वर्ण से बना फूल, रजत से बना फूल। अब एक शब्द और देख लीजिए, आपके समक्ष एक शब्द है कर्ण फूल। लिख दे, कर्ण से बना फूल, कर्ण से बना फूल। ले तो हमारी यही करें, अगर ले में चल रहे हो तो से बना, से बना, से बना।
परंतु यहाँ पर कर्ण, कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कान होता है। अब कान का कौन सा फूल बनता है जनाब? कोई नहीं बनता। तो यहाँ पर अपना विग्रह गलत हो गया ना। तो इसलिए अपने को शब्दों के अर्थ के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर कर्ण का मतलब होता है कान। तो कान के लिए जो फूल होता है या कान के लिए जो आभूषण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कर्ण फूल कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से करना होगा कि कर्ण के लिए फूल, न कि कर्ण से बना फूल। तो कान के लिए जो आभूषण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? कर्ण फूल कहते हैं। तो इसलिए इसका इस प्रकार से अपने को विग्रह करना होगा। और यदि अपन देखें एक शब्द और भी जो आपका सुना हुआ है, हथफूल। अब ये शब्द जो है उसमें भी हाथ में जो आभूषण पहना जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? हथफूल कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर हाथ न आकर हथ आया है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी कि कुछ जो शब्द होते हैं उनमें समास होने के बाद वर्णों का ह्रास हो जाता है। जैसे अपनों ने अक्षी का अक्ष पढ़ा था, निशा का निश पढ़ा था, और भुजा का भुज हो जाता है, रात्रि का रात्र हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द तो अपनों ने देखे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर हाथ का क्या हो गया? हथ हो गया। तो अगर विग्रह करेंगे तो वो अपने मूल शब्द के रूप में आ जाएंगे। यहाँ पर हथ कोई भी मूल शब्द होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हाथ के लिए फूल क्या कहलाएगा? हथफूल कहलाएगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नियम अपने लिए कितना अधिक आवश्यक है, यानी पदों के अर्थ के अनुसार अपने को चलना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर से स्वागत है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन सभी का फिर से स्वागत है। और उसके बाद अपन देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि पिछली क्लास में अपनों ने जो पढ़े थे उन्हीं का ही थोड़ा सा दोहरान अपनों ने अभी तक किया है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मौलिक क्लास में। अपन कहाँ थे? तो पीछे अपन थे तत्पुरुष समास के साथ, यानी अपन समास के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। और समास के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था और पिछली क्लास में जो 4 भेद देखे थे उनमें से पहला अव्ययी भाव अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा तत्पुरुष समास, उसका अध्ययन अपन कर रहे थे। और तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए थे? 7 भेद बताए गए थे। और जिनमें से पहला जो भेद था वो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास था, जिसमें सामान्यतः कारक की विभक्ति का ही लोप हो रहा था। तो उसको अपनों ने अच्छे से पढ़ा। दूसरा भेद अपनों ने कौन सा पढ़ा था? लुप्त पद या मध्यम पद लोपी। यदि कारक चिन्ह के अलावा भी किसी पद का लोप होता है तो वहां पर कौन सा समास माना जाता है? लुप्त पद या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास माना जाता है। उसके बाद अपन कहाँ थे? अपन तीसरे भेद की तरफ थे, तीसरे भेद के पास थे। और तीसरा भेद कौन सा था? उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। और इसमें अपनों ने देखा कि उप जो पद होता है, यानी जो दूसरा पद होता है, वो किसी प्रत्यय के रूप में आता है। और उस प्रत्यय के रूप में अपनों ने कुछ प्रत्यय देखे भी थे, कार प्रत्यय जैसे, दाई प्रत्यय जैसे, और प्रद, इसके साथ साथ अपनों ने ज्ञ प्रत्यय भी देखा था। इनसे संबंधित अपन कुछ उदाहरण देख चुके थे। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था ज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी ज्ञ प्रत्यय से बने हुए शब्द अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 1-2 शब्द अपन इनको और देखेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले टॉपिक की तरफ, अगले भेद की तरफ। आपके समक्ष एक शब्द है मर्मज्ञ, पूछा गया शब्द। अब मर्म का मतलब क्या होता है? मर्म का शाब्दिक अर्थ होता है भेद या रहस्य, भेद या रहस्य। और ज्ञ का अर्थ पिछली क्लास में अपन देख ही चुके हैं, जानना या ज्ञान रखना। ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? मर्म को जानने वाला ही क्या कहलाएगा? मर्मज्ञ कहलाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, शब्द है आपके समक्ष तत्वज्ञ। तो यहां पर भी तत्व को, इसका विग्रह भी किस प्रकार से हो जाएगा? तत्व को
जानने वाला ही क्या कहलाता है? तत्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, सामान्यज्ञ, सामान्यज्ञ। तो सामान्य और ज्ञ से, इन दो पदों से मिलकर बना है। तो यहां पर अपन किस प्रकार से विग्रह कर देंगे? सामान्य को जानने वाला, जानने वाला सामान्यज्ञ हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि एक शब्द और भी देखें, विशेषज्ञ, तो उसका विग्रह क्या हो जाएगा? विशेष को जानने वाला। विशेष को जानने वाला क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। सामान्यतः किसी विषय विशेष में जिसको महारत हासिल हो, जो बहुत अच्छा हो, जो उस विषय का बहुत अच्छा जानकार हो, उसे अपन क्या कह देते हैं? विशेषज्ञ। तो यहाँ पर ज्ञ प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें और उसके बाद चलते हैं अपन अगले तत्पुरुष समास की तरफ, अगले भेद की तरफ। यदि आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आपको चैनल की सारी अपडेट्स वहां पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद कौन सा? चौथा भेद। चौथा भेद अपन किस रूप में पढ़ेंगे? किस नाम से पढ़ेंगे? अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। अब ये क्या है? छोटे थे तब लुक मिचनाई या लुक मिचाई खेली होगी, जैसे आजकल के बच्चे छुपन छुपाई बोलते हैं, उसे ही पहले लुक मिचाई बोला जाता था सामान्य आम बोलचाल की भाषा में। तो वहां पर आप ये बताइए कि लुक का अर्थ क्या होता है? छुपना। छुपना ही लुक का अर्थ होता है। ए का शाब्दिक अर्थ हम हमेशा ही नहीं से लेते हैं, और यदि आप रेगुलर सुबह की 8 बजे वाली क्लास ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता होगा कि अपन बहुत बार देख चुके हैं कि ए सामान्यतः किसके अर्थ में जाता है? नहीं के अर्थ में जाता है। और लुक का मतलब छुपना, नहीं छुपना। अब क्या नहीं छुपेगा? देखिए यहां पर नहीं छुपेगी। क्या नहीं छुपेगी? विभक्ति नहीं छुपेगी। अब विभक्ति किसकी? मूल भाषा की। मूल भाषा की विभक्ति यहां पर नहीं छुपेगी। और मूल भाषा कौन है? संस्कृत है। हमारी मूल भाषा यानी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत मानी जाती है। तो परिभाषा क्या रहेगी? क्या कि यदि संस्कृत की विभक्ति छुपी न रहकर प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो या शब्द के साथ आ रही हो, तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास से माना जाएगा। अर्थात संस्कृत की विभक्ति जहां पर छुपती नहीं है, शब्द के साथ आ जाती है, किसी न किसी रूप में आ जाती है, तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास से माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे इसके उदाहरणों की तरफ। देखिए काफी रूपों में आती है संस्कृत की विभक्ति। आपने यदि छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो संस्कृत पढ़ी है, अहम, इस प्रकार से अहम, मम, इस प्रकार से जो अंत में हलंत मैं वाली स्थिति रहती है वो किस में रहती है? संस्कृत में होती है, और ये संस्कृत की विभक्ति मानी जाती है। अनेक रूपों में आ सकती है। ए के रूप में आ सकती है, सी के रूप में आ सकती है, म के रूप में आ सकती है, परंतु सामान्यतः उसका जो प्रयोग है वो शब्दों को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए किया जाएगा। जैसे विभक्ति का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि विभक्त करने वाले, तो उनका जो प्रयोग किया जाएगा वो शब्दों को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए ही किया जाएगा। अर्थ उनका सामान्यतः कुछ भी नहीं होता। देखते हैं कैसे। इससे संबंधित अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है। एक शब्द है विश्वंभर। अब ये शब्द आपके समक्ष है। इसमें संस्कृत की विभक्ति कौन सी है? इसको यदि अपन अलग अलग करके लिखें दोनों पदों को, तो ये शब्द कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, विश्वम जोड़ भर। यानी यहां पर ये जो मानी जाएगी वो संस्कृत की विभक्ति मानी जाएगी। ठीक है, जो कि छुपी हुई नहीं है, यहां पर अनुस्वार के रूप में साथ में आ गई है। तो इसलिए यहां पर कौन सा समास माना जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। विग्रह कैसे होगा?
विश्व, मैंने कहा था कि सामान्यतः ये बस दो पदों को जोड़ने के लिए काम आती है, बाकी इसका कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता। तो विश्व, विश्व हो ही गया, संसार के लिए कहा जाता है। और भर का शाब्दिक अर्थ यहां पर भरण पोषण से लिया जाएगा। तो अपन विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? विश्व, विश्व का भरण करने वाला, विश्व का भरण करने वाला ही क्या कहलाएगा? विश्वंभर कहलाएगा। किसके लिए आता है ये? ईश्वर के लिए आता है, क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, भगवान हमारे क्या है? भरण पोषण करने वाले हैं। उसी प्रकार से एक शब्द और है, शब्द आपके समक्ष है विश्वंभरा। समझ गए होंगे, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। आप यदि देखते हैं तो सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में या सामान्यतः आप नाम देख लो, यदि किसी पुरुष का नाम है तो कमल होगा, और किसी महिला का नाम है तो कमल तो नहीं होगा, कमला कर दिया जाएगा। ये अलग बात है कि आजकल महिलाएं पुरुषों के नाम, पहनावे सबकी तरफ जा रही है, परंतु अगर मूलतः देखें तो ये चीज तो फिर भी बनी हुई है। कमल लड़के का नाम होता है, कमला लड़की का। तो यहाँ पर विश्वंभर आ रहा है और इसको अपनों ने आकार अंत बना दिया, तो ये भी स्त्रीलिंग के रूप में जाएगा। विग्रह यदि अपन इस तरीके से देखें तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, विश्वम हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भरा है तो यहाँ पर भरा हो जाएगा। अब भरा का मतलब करने वाली हो जाएगा, यहाँ पर अपनों ने करने वाला, जबकि भर का तो शाब्दिक अर्थ वही रहेगा भरण। तो इसका विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा? विश्व का भरण करने वाली। विश्व का भरण करने वाली कौन होती है? विश्वंभरा होती है। सामान्यतः धरती के लिए ये पर्याय काम में लिया जाता है। धरती पर अपन अनाज उगाते हैं और उसी अनाज को खाकर, अनाज मान लो, फल फ्रूट मान लो, यदि अपन प्राचीन काल के मानव की बात करें तो वो कंदमूल फल खाता था, तो वो भी पेड़ पे लगते थे। तो इसलिए धरती भी हमारा भरण पोषण करती है। उसी प्रकार से एक शब्द और देखें तो आपके समक्ष एक शब्द है धनंजय। धनंजय, तो यदि अपन इसको भी अलग अलग करके देखें तो इसको भी अलग इस रूप में किया जाएगा, धनम जोड़ जय। अब इसको आप छोड़ दीजिए, ये संस्कृत की विभक्ति। यहां पर क्या आया? धन, और जय का मतलब जीतना। अब सामान्यतः यदि किसी ने धन को जीत लिया है तो उसे क्या कहा जाता है? धनंजय। तो यहां पर विग्रह क्या हो जाएगा? धन को जय करने वाला क्या कहलाता है? धनंजय कहलाता है। अब यहाँ पर धन को जीतना क्या होता है? सामान्यतः कोई भी राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो वो क्या कहता है कि मैंने उस राज्य को जीत लिया। उस राज्य को जीतने का मतलब उसको हरा दिया। तो यहाँ पर धन को जीत लेने का मतलब धन के प्रभाव को हरा देना। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पर इतने अधिक संयम रखते हैं, इतना अधिक संयम रखते हैं कि वो धन के लोभ में ही नहीं आते, उसके प्रभाव में ही नहीं आते, तो उनको भी धनंजय कहा जा सकता है। और यहाँ पर धनंजय जो शब्द है वो अर्जुन के अर्थ में जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन, इसी से मिलता जुलता शब्द है मृत्युंजय। अब इस शब्द को यदि अपन अलग करें तो मृत्यु और इसके साथ जय, अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया वो क्या कहलाएगा? मृत्युंजय कहलाएगा। तो विग्रह उसी प्रकार से चला जाएगा, मृत्यु को या मृत्यु का जय करने वाला। मृत्यु को जय करने वाला या मृत्यु का जय करने वाला, दोनों एक ही बात है। मृत्युंजय भगवान शिव को कहा जाता है, सामान्यतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अपन इसके ही कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं। सामान्यतः अन्य विभक्तियों से संबंधित कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। तो एक तो इन पदों को यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 8 बजे वाली क्लास में। वहां पर अपन और भी अच्छे से इन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन इनकी कुछ और उदाहरण। तो और उदाहरणों में पहले तो अपन बात करेंगे इसी मैं विभक्ति से संबंधित ही है। एक
एक शब्द आपके सामने है भयंकर। भयंकर आपके सामने एक शब्द है। इसको भी यदि अपन इन दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो क्या बोला जाएगा? भयम और कर। इन दो पदों में अलग अलग विभाजन किया जाएगा। यहां पर भय तो हो ही गया, डर, और कर का मतलब करने वाला, जो अपने को भयभीत कर दे उसी को ही अपन क्या कहते हैं? भयंकर कहते हैं। अर्थात भय को करने वाला या भयभीत करने वाला ही क्या कहलाता है? भयंकर कहलाता है। तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, भय को करने वाला। भय को करने वाला ही क्या कहलाता है? भयंकर कहलाता है। और यदि उदाहरण देखें तो भय को कोई करने वाला कुछ भी अपन डरावनी चीज ले सकते हैं, शेर ले सकते हैं जिससे अपन डरते हैं। इसके अलावा यदि अपन अन्य देखें तो एक शब्द आता है शुभंकर। शुभंकर, यदि इसको भी अपन अलग अलग करके देखें, दोनों पदों को अलग करें तो ये भी इसी रूप में जाएगा, शुभम जोड़ कर। तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? शुभंकर, जो शुभ करता हो उसे ही शुभंकर बोला जाता है। तो यहां पर विग्रह हो जाएगा, शुभ को करने वाला क्या कहलाएगा? शुभंकर कहलाएगा। ठीक है, हम सामान्यतः कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो उसका शुभंकर भी देते हैं, तो वो शुभ को करने वाला होता है। ठीक है, यहां पर अपनों ने मैं विभक्ति से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। एक उदाहरण और देख लेते हैं जो आपका देखा हुआ सा है। शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा, अब इसको यदि अपन अलग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? वसुन जोड़ धरा। अब वसु का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? वसु का संपत्ति होता है, धन धान्य होता है, हरियाली भी होता है। धरा का मतलब होता है धारण करने वाली। अब आ का अंत हो गया तो धारण करने वाली हो जाएगा। तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वसु को। और यदि आप यहां पर लिखना चाहें कि बाद में याद नहीं रहे तो संपदा लिख सकते हो आप। यहां पर वसु को करने वाली, धारण करने वाली, वसु को धारण करने वाली ही क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है, करने वाली। यहां पर अपनों ने कुछ उदाहरण देखे। उसके बाद यदि अन्य, मैंने कहा था ए विभक्ति से संबंधित भी आ सकते हैं, सी विभक्ति से संबंधित भी आ सकते हैं। तो यहां पर आपके समक्ष एक शब्द है वनेचर। वनेचर, अब यहां पर कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? देखिए वन ही है, मूल शब्द तो वन ही है, और इसके साथ कौन सी विभक्ति है? ए विभक्ति है। और उसके साथ साथ शब्द कौन सा जुड़ा हुआ है? चर। यानी वन और चर दो पदों का मेल है। किसके माध्यम से? ए के माध्यम से, ए विभक्ति के माध्यम से। तो यहां पर भी कौन सा समास माना जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। और वन का मतलब तो वन होता ही है, और इसके साथ चर। यहां पर चर का मतलब चरना या खाना मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वन को नहीं खाया जा सकता, हो सकता है वनस्पति को खाया जाए। तो यहां पर इसका अर्थ, चर का अर्थ क्या जाएगा? इस चर का अर्थ आ जाएगा विचरण करना। विचरण करना। तो यहां पर अपन यदि इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। विग्रह कैसे हो जाएगा इसका? वन में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला ही क्या कहलाता है? वनेचर कहलाता है। तो वनेचर किसे कहेंगे? वन में विचरण करने वाला। अब यहाँ पर अब कुछ बच्चों की या कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं उनका ये सवाल रहता है कि अब चर जैसे मतलब बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो समस्या ये आती है कि अब पता कैसे चले? यानी समास पढ़ने के लिए तो हमें बहुत सारे शब्द पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शब्दों के अर्थ जानने जरूरी होते हैं। देखिए, यदि आप इस चीज को सुधारना चाहते हैं, यदि आप अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहते हैं, तो अलग से कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम कर लीजिए, अपने उच्चारण को सुधार लीजिए। यदि आप अपना उच्चारण सुधारते हैं
तो उच्चारण के आधार पर भी 20 से 30% आपकी हिंदी क्लियर हो जाती है। कैसे? आप यदि अब सामान्यतः कुछ लोग तो यूं भी पूछते हैं कि संतोष में श पहला लगाऊं, दूसरा लगाऊं, तीसरा लगाऊं, शुभ में स कौन सा आएगा, शुभ में ऊ की मात्रा इधर से आएगी या उधर से आएगी? तो जरूरत ही नहीं है। आप अपने उच्चारण को इस प्रकार से बनाइए, और जब भी, ये नहीं कि आप किताब ही पढ़ें, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, कोई पत्र आता है, कोई भी कार्ड आदि आता है, तो आप उसको पढ़िए, और आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि छोटी मात्रा में तो आपको हल्का दबाव लगाना है, बड़ी मात्रा में आपको ज्यादा दबाव लगाना है, चाहे वो ई की मात्रा हो, चाहे वो ऊ की मात्रा हो। सामान्यतः ई और ऊ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ओ और औ को तो अपन एक कर किए हुए ही रहते हैं, ये तो हमारा जन्मजात अधिकार ही हो गया है। जैसे मान लो ये ओ है और ये औ है, कहीं भी अपन उच्चारण का भेद नहीं करते, दोनों एक ही रूप में उच्चरित होते हैं। हालांकि दोनों का उच्चारण अलग है, दोनों का अर्थ अलग है, और कहीं संकेत के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मतलब आप उस ओर जाइए, और यदि और है, ये औ के साथ रह लगा हुआ है तो और बोला जाता है। और दो चीजों के मध्य, दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि आप और बोलना शुरू कर देंगे तो आपको हिंदी आने लग जाएगी। अगर आपको हिंदी समझनी है तो आपको अपना उच्चारण भी कुछ हद तक सही करना होगा। आप श बोलिए तालव्य और स बोलिए दंते को, तो इस प्रकार का यदि उच्चारण कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि जहां जो मर्जी आगे आ जाए वही पढ़िए। शादी विवाह के कार्ड भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, और मैंने एक क्लास में आपसे प्रश्न किया था कि आमंत्रण और निमंत्रण का अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, परंतु अभी तक मेरे पास उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आमंत्रण और निमंत्रण दो शब्द ऐसे हैं, दो नहीं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। यदि अपन शादी विवाह के कार्ड को भी अच्छे से पढ़े तो बहुत सारे शब्द क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आमंत्रण का मतलब क्या होता है और निमंत्रण का। आमंत्रण का मतलब होता है सीधा का सीधा बुलावा, यानी किसी को आमंत्रित करना आदर के साथ। निमंत्रण का मतलब होता है खाने का बुलावा। अब किसी भी शादी विवाह के कार्ड घर में जितने भी है, आप क्लास के बाद घर में जितने भी कार्ड है उनको देखिए, किसी भी कार्ड पर आमंत्रण पत्र नहीं लिखा हुआ होगा, सभी कार्ड्स पर निमंत्रण पत्र लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको खाने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और सामान्यतः आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपने कॉलेज भी किया होगा, आपने स्कूल भी किया है, तो फंक्शंस होते हैं, उत्सव होते हैं, प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब भी किसी को भाषण के लिए बुलाया जाता तो यूं नहीं कहा जाता कि हाँ जी मैं प्रिंसिपल महोदय को निमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और बच्चों को दो शब्द कहे। कभी भी ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या बोला जाता है कि अब मैं प्राचार्य महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और बच्चों को दो शब्द कहे। तो इस प्रकार से आमंत्रण का मतलब होता है। अब कभी भी घर में ऐसा कोई सिंपल सा प्रोग्राम करो तो किसी भी कार्ड पर निमंत्रण पत्र मत लिख देना। कोई आपके घर पे भूखे पेट आ जाएगा, और भूखे पेट हालत बहुत खराब होती है। तो इसलिए आमंत्रण और निमंत्रण बहुत से होते हैं, जैसे चिरंजीव होता है, सामान्यतः 100 का लिखा हुआ होता है तो उसकी फुल फॉर्म। हाँ, आज का आपका सवाल रहेगा कि ची की फुल फॉर्म क्या होती है और 100 का की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी पूरे शब्द कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। हमें आप टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चैनल की सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ऐलुक तत्पुरुष के ही कुछ 2-4 उदाहरण अपन और देख लेते हैं। जैसे अपनों ने अभी शब्द देखा वनेचर, उसी प्रकार से मान लीजिए आपके समक्ष एक शब्द है खेचर। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ। और अभी अपन ऐलुक तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं जिसमें संस्कृत की विभक्ति छुपती नहीं है। तो खेचर शब्द है, और यहां पर भी क्या होगा, खे और इसके साथ
चर, यानी यहां पर मूल शब्द क्या रहेगा, ख रहेगा। एक कौन है, संस्कृत की विभक्ति है, और ख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। और चर का मतलब वही विचरण करने वाला, तो ख में विचरण करने वाला ही क्या कहलाता है, खेचर कहलाता है। तो इसी प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा ख। अब यहां पर मैं लिख देती हूं, आपकी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, ब्रैकेट में ख में विचरण करने वाले या वाला दोनों ही आ सकता है, क्योंकि सामान्यतः ये खेचर है वो सभी उन के लिए लिया जाता है, उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है जो आकाश में विचरण करते हैं। सामान्यतः पक्षी कह सकते हैं अपन, जो पक्षी है वो आकाश में अक्सर विचरण करते रहते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, खेचर। और यहाँ पर आपका पर्याय शब्द भी क्लियर हो रहा है, खेचर किसका पर्यायवाची है, पक्षियों का पर्यायवाची है। उसी प्रकार से एक शब्द आपके समक्ष ये है मनसिज। मैंने आपको कहा था कहीं पर ए विभक्ति लुप्त होती है, कहीं पर मैं होती है, कहीं पर सी होती है। तो यहाँ पर जो शब्द है, जिन पदों का मेल हो रहा है वो कौन कौन से हैं, मनसी के साथ जय का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर मनसी, इसमें सी का कोई अर्थ नहीं जाएगा, ये संस्कृत की विभक्ति है, मन हमारा चित्त हो ही जाएगा। और जय का अर्थ किस अर्थ में जाता है, जन्म लेने के अर्थ में जाता है। जैसे आपके समक्ष एक शब्द है पंकज, तो पंकज किसे कहते हैं, पंख में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, पंकज। और पंख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कीचड़ होता है। तो कीचड़ में कौन खिलता है, कमल खिलता है। तो पंकज किसका पर्याय मान लिया जाता है, कमल का पर्याय मान लिया जाता है। अब चूंकि जय की बात आ ही गई है, तो यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ जो बहुत ही रुचिकर है, और कुछ पर्याय शब्द आपके यहाँ पर भी क्लियर होने वाले हैं। अक्सर और पीछे जब SI की एग्जाम हुई थी ना, तो उसमें तो हर एक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, पर्याय पूछे गए थे। इसको अपन एक बार रोकते हैं, यहां पर मैं कुछ पर्याय बताती हूं। पानी के लगभग जो पर्याय शब्द हैं उनके साथ यदि जय जोड़ दें तो सदैव कमल के अर्थ में जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। और यदि पानी के पर्याय के साथ दय जोड़ दें तो वो सदैव बादल के अर्थ में जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी देता कौन है, बादल। और उन्हीं पर्याय शब्दों के साथ यदि धी जोड़ दें तो वो किसके अर्थ में जाएगा, समुद्र के अर्थ में जाएगा, क्योंकि पानी को धारण कौन करता है, अपने अंदर समुद्र धारण करता है। जैसे एक शब्द आपके सामने है अंबु। अंबु पानी का पर्याय माना जाता है। अब इसके साथ जय लगा दो, यानी जय लगा दो। अब ये किसका पर्याय बन गया, कमल का पर्याय बन गया। ठीक है, अब यहां पर अंबुद कर दो, दय लगा दो, अंबुद, ये बादल का हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहां पर अंबुद ही कर दो तो ये किसका पर्याय हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। उसी प्रकार से जल देख लो, जल भी पानी का पर्याय होता है। तो जलज करोगे कमल हो जाएगा, जलद करोगे तो बादल हो जाएगा, और जल भी करोगे तो कौन सा हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। उसी प्रकार से वारी शब्द भी पानी का एक पर्याय माना जाता है। वारिस करोगे तो कमल हो जाएगा, वारिद करोगे तो बादल हो जाएगा, और वारिदी करोगे तो समुद्र हो जाएगा। तो यहां पर अपनों ने पानी के पर्याय शब्दों की बात की। अब अपन बात करते हैं मनसिज। अब ये मनसिज क्या है, मन में जन्म लेने वाला ही क्या कहलाता है, मनसिज। तो इसका विग्रह ही कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा, मन में जन्म लेने वाला। अब मन में कौन जन्म लेता है, कामदेव जन्म लेता है। तो सामान्यतः जो मनसिज है, मनोज है, वो कामदेव के पर्याय माने जाते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द आपके समक्ष है सरसिज, सरसिज। तो सरसी और इसके साथ साथ जय, इन दो पदों का मेल यहां पर हो रहा है। तो सी को तो अपन छोड़ देंगे। सर का शाब्दिक अर्थ होता है तालाब, तालाब, और जय का मतलब वही जन्म लेना। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, तालाब, तालाब
में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला। सही है। यहां पर तालाब नहीं आकर सर आएगा, सर में जन्म लेने वाला। अपन पर्याय का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्लास में अलर्ट होकर पढ़िए, एक्टिव होकर पढ़िए। ये नहीं कि क्लास चल रही है और आप पीछे पीछे थोड़ी नींद लेते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रुचिकर क्लास है, नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो सर में जन्म लेने वाला या तालाब में जन्म लेने वाला कौन? वही कमल। तो कमल क्या हो जाएगा? कमल का ही पर्याय क्या हो जाएगा? सरसीज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कौन सा समास पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष का भेद पढ़ रहे हैं। और तत्पुरुष का भेद कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं। अब अलुक तत्पुरुष समास में जितने भी अपनों ने उदाहरण देखे हैं, खेचर किससे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। उसके साथ साथ मनसिज कामदेव को कहते हैं, सरसिज कमल को कहते हैं, विश्वंबर ईश्वर को, विश्वंबरा धरती को, वसुंधरा धरती को। उसके साथ साथ मृत्युंजय भगवान शिव के लिए, धनंजय अर्जुन के लिए। यानी सबके तीसरे अर्थ जा रहे हैं, सबके अन्य अर्थ जा रहे हैं। और जहां पर अन्य अर्थ जाए वहां पर कौन सा समास माना जाता है? बहुव्रीहि समास माना जाता है। तो यहां पर आप नोट लगाकर एक बात लिखेंगे, नोट लगाकर एक बात लिखेंगे, और वो ये है कि अलुक समास के लगभग सभी के सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी जाते हैं। तो यदि बहुव्रीहि विकल्प में हो तो आप इन सभी के लिए बहुव्रीहि ही विकल्प सही करेंगे। हाँ, बहुव्रीहि नहीं है तो आप तत्पुरुष करेंगे, और तत्पुरुष में भी यदि अलुक दे रखा है तो आप अलुक की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। काफी जगह ये बात भी आती है सामने कि हमारे तो ये भेद है ही नहीं, हमें इतना डीपली क्यों पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से आप पैसे में कम में संतुष्टि नहीं करते, जिसके पास 5 होता है 50 चाहिए, 50 होता है 500 चाहिए, उसी प्रकार से कम में संतुष्ट होना छोड़िए। अब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सामान्यतः ये नहीं है कि ऊपर की चीज आपसे पूछ ली जाएगी, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो इसके लिए आप 2 बार पढ़ने की आदत डालिए, और साथ साथ आपको विकल्प देखकर चयन करना होगा। यानी बहुत सी गहरी चीजें भी सामान्य एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। दूसरी बात, यदि मान लो इन भेदों से संबंधित आपके प्रश्न आए नहीं, परंतु तत्पुरुष तो है आपके सिलेबस में, और जब तत्पुरुष सिलेबस में है तो कम से कम ये सारे के सारे उदाहरण किस में जा रहे हैं? तत्पुरुष में जा रहे हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने उदाहरण क्लियर हो रहे हैं आपके इन भेदों के माध्यम से, और आपको पता चल रहा है कि तत्पुरुष भी कितना बड़ा होता है और तत्पुरुष में भी किस किस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं। ये लगभग खेचर आया हुआ है, मनसिज आया हुआ है, ये शब्द आ चुके हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से पढ़िए, आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको सिलेबस की चीजें बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अपन अगले समास की तरफ। यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं। एक शब्द आपने देखा होगा, ऊट पटांग। ऊट पटांग। अब एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ऊट पटांग कौन से समास का उदाहरण है, और उसमें हालांकि अलुक तो नहीं था, यही विकल्प थे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि तत्पुरुष में वो किस में जाता है? अलुक में जाता है। और इसका विग्रह कैसे होता है? ऊंट पर टांग। ऊंट पर टांग ये होता है। अब ये इसमें क्यों रखा जाता है? ये इसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि सामान्यतः इसी का ही आगे
विग्रह कर लिया। जैसे अपनों ने सी का अर्थ किया, ए का अर्थ किया, मैं का अर्थ किया, उसी प्रकार से इसका पै का पर अर्थ निकाल लिया जाता है। यानी ये पर यहाँ पर छुपता नहीं है, इस विभक्ति के रूप में आ जाता है। तो ऊंट भी आया हुआ है, ऊंट पटांग, हाँ ऊंट भी आया हुआ है, टांग भी आया हुआ है और पर भी आया हुआ है। यहाँ पर तीनों शब्द आने के कारण और बीच वाला पद लुप्त नहीं होने के कारण इसको किस में ले लिया जाता है, अलुप्त तत्पुरुष समास में ले लिया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले समास की तरफ, अगले तत्पुरुष के भेद की तरफ। और अगला भेद कौन सा माना जाएगा, अगला तत्पुरुष का भेद माना जाएगा। यहाँ पर अपनों ने कितने पढ़ लिए, लुप्त कारक चिन्ह, उसके बाद मध्यम पद लोपी, उपपद भी पढ़ लिया और अलुक भी पढ़ लिया। उसके बाद अपन पांचवें भेद की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास पांचवा भेद है अपना तत्पुरुष समास का ही। न पहली बात तो न नहीं के अर्थ में जाने वाले शब्द होते हैं। नहीं के अर्थ में जाने वाले शब्द या जाने वाले पद क्या कहलाएंगे या कौन से समास में जाएंगे, तत्पुरुष, न तत्पुरुष में जाएंगे। पहली बात तो नहीं का अर्थ देख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें सामान्य जो पद होते हैं उनके विलोम शब्द सामान्यतः प्रयोग में लाए जाएंगे। कोई शब्द है जिसका विलोम शब्द है वो इस समास के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है। और इस समास में जो भी शब्द होते हैं, जो भी शब्द आते हैं, उन शब्दों में अ, अन, न उपसर्गों से बने हुए पद इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन शर्त है इसकी। न तत्पुरुष में एक तो नहीं का अर्थ देने वाले शब्द जाएंगे, दूसरा इसमें विलोम पद जाएंगे, तीसरा ए अन अन न ना, इन पांचों उपसर्गों से बने हुए शब्द है वो लगभग किस में जाएंगे, न तत्पुरुष में जाएंगे। अब पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे किसके पास, अव्ययी भाव समास के पास जाइए। अव्ययी भाव समास क्या देखा था, प्रथम पद प्रधान, और प्रथम पद क्या आएगा, या तो उपसर्ग आएगा या कोई न कोई अव्यय शब्द आएगा। पढ़ी थी अपनों ने। अब ये उपसर्ग तो यहां पे आ रहा है, तो यहां पे कैसे आ गया, मैंने अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो उस समय आपको कहा था कि सामान्यतः उपसर्ग इसमें आते हैं, परंतु कुछ नहीं आते। वो कौन कौन से नहीं आते वो अपन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग आते हैं, यानी प्रथम पद यदि उपसर्ग हो तो वो किसका उदाहरण माना जाएगा, अव्ययी भाव समास का माना जाएगा। परंतु इनको छोड़कर, अब इस बात को, इस नियम को नोट करके अपने दिमाग में डाल लो। कुछ और भी है यहां पर, बस इतना ही है। और आगे चलेंगे तो जो उपसर्ग अपने को छोड़ने हैं वो आगे भी अपन क्लियर करते चलेंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, आपके समक्ष एक शब्द है अज्ञान। अब यहां पर ए और ज्ञान दो पद हो गए, दो पदों का मेल हो गया, यानी सामासिक पद है। ए का अर्थ अभी अपनों ने देखा था किस में जाता है, नहीं के अर्थ में, यानी पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, अज्ञान किसे कहते हैं, जहां पर ज्ञान नहीं हो वहां पर क्या माना जाता है, अज्ञान, यानी ये किसका विलोम है, ज्ञान का विलोम है। तो दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी, ए उपसर्ग आया है और ए उपसर्ग हमारी शर्त में है, यानी तीनों शर्तें पूरी है, इसलिए ये किसका उदाहरण माना जाएगा, न तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। अब ऐसे पदों का यदि अपने को विग्रह करना है तो विग्रह कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। क्या, पहले तो न शब्दांश लगाएंगे, यानी न लगा देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, मूल शब्द लिख देंगे। अर्थात
ये जो 5 उपसर्ग है इनकी जगह अपने को एक ही शब्द लिखना है, और वो क्या लिखना है, न लिखना है। उसके बाद जो भी मूल शब्द आया है उसको बाद में लिख देंगे। अब जैसे अज्ञान का अपने को विग्रह करना है, तो इस उपसर्ग की जगह अपने को क्या लिख देना है, न, और उसके बाद मूल शब्द ज्ञान। आपका सही है, बिल्कुल विग्रह, न ज्ञान कर दो। उसी प्रकार से एक शब्द है आपके समक्ष अहित, तो अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे, न लिख देंगे, और उसके बाद मूल शब्द हित लिख देंगे। क्लियर। और उदाहरण देखें तो एक शब्द आपके सामने है अनादि। अनादि, तो यहां पर अन और आदि 2 पदों से मिलकर बना है। अब अन तो उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या हो गया, आदि। तो अन की जगह तो अपने को एक ही लगाना है, न लगाना है, और उसके बाद लिख देना आदि, हो गया। उसी प्रकार से एक पद और देखें तो अनंत। अब यहाँ पे अन और अंत है, तो अन की जगह तो अपने को न लगाना है, और मूल शब्द क्या है, अंत, हो गया। उसी प्रकार से एक पद अपने सामने है अनरित, तो अन और रित 2 पदों के मेल से अनरित बना है। अब अन की जगह तो न लगा दो और उसके बाद लिख दो रित। रित का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य, और अनरित कहते हैं असत्य को। तो हो गया विलोम, रित का विलोम अनरित हो गया, यानी विलोम शब्द प्रयोग में हो रहे हैं। उसी प्रकार से अनेक। अब अन और एक के मेल से क्या बना, अनेक मिला, तो अन की जगह तो क्या प्रयोग में ले आओ, न, और उसके बाद एक, एक का विलोम अनेक, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। यदि आप इनको और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे की क्लास में जुड़िए, साथ साथ टेलीग्राम और फेसबुक पे भी हमसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसी से संबंधित कुछ उदाहरण और देखते हैं। हाँ, आपके समक्ष एक शब्द है अग। ए का मतलब नहीं, ग का मतलब गति करना, जो गति नहीं करे, तो ए की जगह तो सिर्फ न और ग की जगह ग। अब कुछ विद्यार्थियों को या कुछ अभ्यर्थियों को तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि ये तो कहीं देखा ही नहीं। अपने को जरूरत ही नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि हमारा देखा हुआ ही आए। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हिंदी, तो जरूरी नहीं कि अपनों ने सब कुछ देखा हो। यहाँ पर सामान्यतः अग और नग दोनों ही शब्द प्रचलन में है। अग का भी गति नहीं करने वाला होता है और नग का भी गति नहीं करने वाला है। सामान्यतः ये पर्वत के पर्याय के रूप में आते हैं। पर्वत कभी गति नहीं करता, वो स्थिर रहता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से नग देख लो। अब नग यदि ऐसे है तो यहाँ पर न और ग नहीं करेगा गमन या गति। तो उसी प्रकार से और देख लेते हैं अपन। एक शब्द है आपके सामने अनश्वर। अनश्वर, तो यहां पर नश्वर के साथ क्या आया है, अ उपसर्ग आया है, तो न नश्वर इसका हो जाएगा। नश्वर का क्या मतलब होता है, क्षणिक होता है, तो इसलिए अनश्वर का न नश्वर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए अनीश्वर। अब अन जोड़ ईश्वर यहां पर आया है, तो अन की जगह न और उसके साथ साथ कौन हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द, क्या, अनशन। अब अनशन किसे कहते हैं, देखिए यहां पर ये जो शब्द होगा अन उपसर्ग आ जाएगा और अशन मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर अन कौन सा, ये, और उसके बाद अशन ये हो जाएगा। अन का मतलब तो नहीं हो ही जाएगा, और अशन का शाब्दिक अर्थ होता है भोजन। तो जहां पर अपन भोजन नहीं लेते तब अपन क्या करते हैं, अनशन करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, न अशन, यानी भोजन नहीं लेना ही क्या हो जाएगा, अनशन हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए अनजान। अब अनजान है तो अन, यहाँ पर अन पूरे वाला न आ रहा है, तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, न जान, यानी जिसको कोई जान पहचान नहीं है वो क्या कहलाएगा, अनजान कहलाएगा।
उसी प्रकार से एक शब्द है नापसंद। नापसंद, नापसंद किसे कहते हैं? जिसको अपन पसंद नहीं करते उसे नापसंद, तो क्या हो जाएगा? न पसंद हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द नास्तिक कर दो, तो नास्तिक जो आस्तिक नहीं है वही क्या कहलाएगा? नास्तिक कहलाएगा। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? न आस्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास करता है, और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। एक शब्द और देख लीजिए, एक शब्द आपके सामने है नपुंसक। तो नपुंसक का विग्रह थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या होगा? इसका विग्रह होगा न पुरुष, न पुरुष, न स्त्री। ये इसका विग्रह कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से न तत्पुरुष के ये कुछ उदाहरण और हैं जिनको अपनों ने देखा है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समास भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपनों ने तत्पुरुष समास के 5 भेद कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं छठे समास की तरफ। वो ही समास जिसको सामान्यतः अपन ने अलग से या स्पेशल से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसको अपन अब किस रूप में पढ़ने जा रहे हैं? तत्पुरुष के उपभेद के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा भेद? छठा भेद। कौन सा? द्विगु समास। अब ये द्विगु समास, पहली बात तो जो तत्पुरुष की विशेषता है द्वितीय पद प्रधान, ये तो सभी सातों में आएगी आएगी। अब द्विगु समास क्या है? इसकी पहचान क्या है? सिर्फ एक पद याद रख लीजिए। पद क्या है? संख्या पूर्वो पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जहां पर पूर्व में यानी पहला पद संख्या हो या संख्यावाची हो, वहीं पर कौन सा समास माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा। प्रथम पद यदि संख्यावाची है तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा। कैसे, किस प्रकार से? तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। सबसे पहले तो यदि अपन इस शब्द को ही देखें तो यहां पर भी आप देख लीजिए द्वि और गो, इसी शब्द को देख लेते हैं अपन, द्विगु। तो यहां पर द्वि का अर्थ जाता है दो के अर्थ में, तो दो एक संख्या होती है, और गु का अर्थ जाता है गो के अर्थ में, और गो किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ऐसे पद, ऐसे सामासिक पद जिनमें प्रथम पद संख्यावाची हो, वो किस में जाएंगे? द्विगु समास में जाएंगे। अब इनका विग्रह कैसे किया जाएगा? इनका विग्रह किया जाएगा कि पहले तो आप संख्यावाचक पद लिख दीजिए, यानी पहले तो जो भी संख्या दी गई है वो लिख लीजिए। उसके बाद मूल शब्द जो पद में आया है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद आप का समूह लिख दीजिए या फिर का समाहार लिख दीजिए। एक ही बात है, दोनों एक ही अर्थ में जाते हैं। तो विग्रह कैसे करेंगे? पहले संख्या, उसके बाद मूल शब्द, फिर का समूह या का समाहार। देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर क्या है? द्विगु। अब इसमें पहले तो कौन सी आई है? संख्या आई है, तो अपने को पहले तो क्या लिखनी है? संख्या। लिख दीजिए द्वि, लिख दिया। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? दो। फिर मूल शब्द क्या है? गु, यानी गाय। अब इसको अपन गौ भी लिख सकते हैं, गौ या गायों भी लिख सकते हैं। अब कुछ किताबें गायों लिखती है, कुछ गौं लिखती है। इस प्रकार के विवादित प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, और विवादित चीजें नहीं आती, या तो गौं आएगा या गायों आएगा। और यदि विवादित चीजें आ जाती है तो फिर उनको रिजेक्ट करनी पड़ती है, या बोनस देना पड़ता है, या प्रश्न डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए द्विगुओं का क्या हो जाएगा? समूह है। अपनों ने पहले संख्या लिख दिया, फिर मूल शब्द लिख दिया, उसके बाद अपने को सिर्फ और सिर्फ का समूह है या का समाहार जोड़ना है। ठीक है, और देख लीजिए उदाहरण। मान लीजिए आपके समक्ष एक शब्द है तिरंगा। अब तिरंगा शब्द है तो इसमें पहला पद क्या है? ती, ती यानी तीन। अब इस पद में आपकी वो बात भी अच्छे से क्लियर हो रही है, पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अब यहाँ पे ती आया है तीन के लिए, तो आप ती ही लिखिए ना। यदि तीन नहीं हो तो तीन लिख दो। हाँ, ये नहीं हो तभी तीन के पास जाना है।
ठीक है। तो ती और मूल शब्द क्या है? रंग, तो रंगों का समूह है, या क्या हो जाएगा? का समाहार। एक ही बात है और आपका विग्रह बिल्कुल सही माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन और देखें और आगे बढ़े तो एक शब्द है आपके समक्ष चौराहा। चौराहा, तो चौ का मतलब चार, और चार कौन? रास्ते, यानी राहों का समूह है या फिर राहों का समाहार। तो इस प्रकार से यहां पर अपन इनका विग्रह करेंगे कि पहला पद संख्यावाची है, सबकी सब हमारी शर्त पूरी हो रही है, तो यहां पर इनका विग्रह इस प्रकार से अपन करते जाएंगे। उसके बाद यदि अपन और उदाहरण देखें तो और देख लीजिए। एक शब्द है पंचपात्र। पंचपात्र, अब पंच का मतलब किस में जाता है? पांच में जाता है। और पात्र कोई भी पात्र हो सकते हैं, भोजन रखने के पात्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पानी के हो सकते हैं। तो पंच किस में जाएगा? पांच में जाएगा। पात्रों का समूह है या फिर पात्रों का समाहार, इसका विग्रह हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा लग रहा होगा हिंदी पढ़ते हुए, रुचिकर लग रहा होगा। तो साथ साथ यदि आपको अच्छा लग रहा हो और जिस चीजें समझ में आ रही हो तो आप साथ साथ कमेंट करते भी चलिए ना, साथ साथ बताते जाइए कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छे से चल रहा है। हाँ, बढ़ते हैं अपन आगे। तो कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं, द्विगु समास से संबंधित कुछ और उदाहरण। आगे आपके समक्ष एक शब्द है षड्रस। अब सामान्यतः इस शब्द को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, षड्रस, क्योंकि ये जो घुंडी वाले होते हैं ना, ऐसे और ऐसे, उनमें अगर पूरा र लगाना हो तो इस प्रकार से लगाया जाता है। ये रेफ का विधान अपनों ने जो सुबह की क्लास है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो षड्रस, अब यहाँ पर ये जो शब्द है वो संधि के तहत ड बना है। मूलतः ये क्या है? षट है, ठीक है, षट। और षट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छह, छह। और आगे मूल शब्द क्या है? रस, तो रसों का समूह है। षट रसों का समूह है या षट रसों का समाहार, दोनों ही सही माना जाएगा। एक दिन मैंने पहले भी एक बात आपको बताई थी, आज फिर से बताती हूं कि जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप सामान्यतः 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से न लिखकर, यानी संख्याओं को संख्या के रूप में न लिखकर शब्द के रूप में लिखिए। इस प्रकार से 2 3 और 4 इस प्रकार से लिखिए। क्यों लिखिए? एक बात तो आपको आपकी शुद्ध हिंदी हो जाएगी, यानी आप शुद्ध हिंदी में लिख रहे होंगे, क्योंकि सामान्यतः हिंदी में जो संख्याएं हैं उनका संख्यात्मक रूप नहीं चलता, शब्दात्मक रूप ही चलता है। हिंदी में आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखिए, 2000 4000 200 500, आप सभी की सभी शब्द के रूप में लिखेंगे, तभी हिंदी शुद्ध रूप में आप लिख रहे हैं। कुछ नियम होते हैं, जैसे मान लो अब आपका ये रजिस्टर है, तो सामान्यतः बच्चे कुछ है वो यहाँ पर लिखते रहते हैं, नहीं, आप शिरोरेखा के ऊपर ही लिखिए। और सामान्यतः हिंदी में सभी के सभी शब्दों पर शिरोरेखा आनी चाहिए। नीचे जो लिखी जाती है, यानी नीचे वाली रेखा पर जो भाषा लिखी जाती है वो कौन सी होती है? अंग्रेजी होती है। दूसरी बात, यदि आप शब्दात्मक रूप से इन संख्याओं को लिख रहे हैं तो आप शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं। और दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, और खास तौर से रीट की एग्जाम में तो अक्सर आते हैं। पीछे ही आया था 31 कैसे लिखा जाता है। तो आपके पास कोई भी हिंदी की अच्छी बुक पड़ी है
तो उसमें 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं आप शब्दों में लिखना सीखिए। और यदि आपको कहीं पर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा। एक 5-7 मिनट की क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपको संख्याओं के शब्दात्मक रूप बता दिया जाएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको अगर मिल रही है ये चीजें तो आप खुद से तैयार कीजिएगा। सामान्यतः आपको सभी की सभी संख्याओं के शब्दात्मक रूप पता होने चाहिए। कभी कोई सा भी पूछा जा सकता है। 13 पूछा गया है, 31 पूछा गया है, तो आगे भी कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है। उसके लिए आप तैयार रहिए। बढ़ते हैं आगे। एक शब्द आपके सामने है सप्ताह। अब यहाँ पर संख्या तो कौन सी है? सप्त। सप्त का मतलब क्या होता है? 7 से लिया जाता है। और यहां पर अपनों ने जब संधि पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था अहन, यानी न का इसके साथ आने के बाद लोप हो जाता है। तो यहां पर 2 शब्द यानी 2 पदों का मेल है। और वो 2 पद कौन कौन से हैं? 7 और अहन 2 पद हैं। तो 7 तो संख्या से संबंधित हो गया और अहन का शाब्दिक अर्थ होता है दिन, यानी 7 दिन। संडे से सैटरडे तक कितने दिन होते हैं वीक में, हफ्ते में? 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। तो इसका शब्द अर्थ देखें या शाब्दिक अर्थ भी देखें तो सप्त अहन यानी 7 दिन इसका अर्थ होता है। तो यहां पर भी अपन इसका विग्रह कैसे करेंगे? सप्त यानी 7 और उसके साथ साथ क्या लिखेंगे? अहनो यानी दिनों का समूह है या का समाहार, एक ही बात है। उसी प्रकार से आपके समक्ष एक रुचिकर शब्द अठन्नी। देखिए कभी, अभी तो बंद हो चुकी है वर्तमान में, तो पहले खूब चलती थी। तो अठन्नी, यहाँ पर 8 जो शब्द उसी प्रकार से जैसे अपनों ने हथ पढ़ा था ना अभी क्लास की शुरुआत में, उसी प्रकार से 8 शब्द आया है। यानी यहाँ पर 8 का क्या बना दिया गया? 8 बना दिया गया, एक स्वर का ह्रास कर दिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? आना है। तो ये क्या बन जाएगा? 8 आनों का समूह है, ये क्या कहलाता है? अठन्नी कहलाता है। 8 आनों का समूह है, अठन्नी कहलाता है। उसी प्रकार से यदि और शब्द देखें तो आपके समक्ष एक शब्द है नवरस। अब नव का शाब्दिक अर्थ, नव एक अनेकार्थक शब्द है, इसका अर्थ नया भी होता है, परंतु यहां पर अपन नया अर्थ न लेकर और अपन क्या लेंगे? नव लेंगे। ठीक है, तो नौ रसों का समूह ही क्या कहलाता है? नवरस कहलाता है। उसी प्रकार से वो शब्द भी देख लेते हैं, कौन सा? नवरात्र। नवरात्र, अब नव का शाब्दिक अर्थ तो वही 9 जाएगा और रात्र नहीं रात्रि होगा। वही बात जो क्लास के प्रारंभ में बताई थी, रात्रि का एक स्वर ह्रास होकर क्या बना? रात्र बना। अक्षी का अक्ष और भुजा का भुज बन जाता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर इसका विग्रह कैसे होगा? नव यानी 9 हो गई, सॉरी यहाँ पर अपन पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नव ही करेंगे। ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं 9 और यहाँ पर भी 9 यानी 9 और उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? 9 रात्रियों का समूह ही क्या कहलाता है? नवरात्र कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ 2-4 महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम में आए हुए हैं वो और देखते हैं और उसके बाद अपन बढ़ेंगे इस क्लास में आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो इससे संबंधित कुछ और उदाहरण। अब एक शब्द आपके सामने है दशाब्दी। अब यहां पर 10 तो किसके अर्थ में जा रहा है? 10 के अर्थ में जा रहा है। अब्द सामान्यतः वर्ष को कहते हैं, तो यहां पर इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 10 अब्दों का समूह है ही क्या कहलाएगा? दशाब्दी कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि शताब्दी शब्द है आपके सामने, शताब्दी। तो शताब्दी में क्या आ रहा है? शत आ रहा है और शत किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? 100 के लिए किया जाता है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? शत यानी 100
अब्दों का समूह है, यहां पर कर लेंगे और ये विग्रह इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक शब्द है आपके समक्ष सहस्राब्दी। सहस्राब्दी। अब यहां पर बहुत ही रुचिकर बात, सामान्यतः किसी को भी अपन कहते हैं कि स्रोत लिखो, तो लिखते कैसे हैं? ऐसे कह दिया सहस्त्र लिखो तो सह, और उच्चारण भी इसी प्रकार से कर देते हैं कहीं कहीं, तो इतने महान विद्वान है। देखिए हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना, भारतीय बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। अगर जन्मजात भी नहीं कहे तो 5-7 साल के बाद तो उनमें वैज्ञानिकता आ ही जाती है। खुद ही निर्माण करते हैं और खुद ही अंदाजा लगा लगा कर बोलते रहते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी की लिपि कौन सी है? हम जानते हैं कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि की एक बहुत ही सुंदर विशेषता है, जो बोला जाता है वह लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है। अब यहाँ पर अपन बोल क्या रहे? स्रोत, और अपन लिख क्या रहे? स्त्रोत। क्यों? क्या गलत किया इसने? क्या बुरा किया है? यहाँ पर अपन बोल क्या रहे? सहस्र नहीं, कहीं कहीं तो सहस्त्र भी बोला जाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका शुद्ध उच्चारण तो होता है सहस्र और इसका होता है स्रोत। तो क्यों ना अपन जिस रूप में उच्चारण कर रहे हैं, उच्चरित कर रहे हैं, उसी रूप में लिखें। तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? इसको स लिखिए, अंदर र लगाइए, स्रोत, स है स्र, बस। तो अब कहीं कहीं यूं होता है कि भ्रांतिवश हो जाता है। ये सामान्यतः किताबों में जो लिखा होता है उसकी भ्रांति हो जाती है। किताबों में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है। तो यहां पर इसको पूरा स तो मानते नहीं अपन और इसको यू त्रय मान लेते हैं, तो ये भ्रांतिवश हो जाता है। परंतु ये इस प्रकार से इसका लेखन कार्य गलत होता है। स्रोत अपन उसी प्रकार में लिखेंगे, और यहाँ पर सहस्र का मतलब 1000 होता है और अब्द वर्ष हो गए, तो यहाँ पर विग्रह कैसे हो जाएगा? सहस्र अब्दों का समूह है ही क्या कहलाता है? सहस्राब्दी कहलाता है। इसी प्रकार से यदि अपन और देखें, इसका आप करके बताइए मुझे, करिए। एक और भी लिख देती हूं, शतक। अब आप पूरे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। करके बताइए इनका विग्रह। देखिए इसका विग्रह होगा 10 का समूह है। ज्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दशक यानी 10 के समूह को दशक बोल देते हैं, और शतक किसको बोलते हैं? 100 के समूह को यानी 100 के समूह को क्या बोलते हैं? शतक बोल देते हैं। कहीं सोचने वाली जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो दशक 10 का समूह है, शतक 100 का समूह है या शत का समूह है। उसके बाद यदि 2-4 उदाहरण और देखें तो एक शब्द आता है पखवाड़ा। यदि अपने सप्ताह को देख लिया तो पखवाड़ा भी देख लेते हैं। पखवाड़ा, अब यहाँ पर ये जो पख होता है ये 15 के लिए आता है, ये भी एक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पख यानी 15 है, और वार्ड मतलब दिन होता है। 15 वार्डों का या वार्डों आता है सामान्यतः, पंख वार्डों का समूह है, और कहीं कहीं पर वार्डों और वार्डों दोनों सामान्यतः एक के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द आता है दुबे, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। दुबे भी और इसके साथ साथ चौबे भी। एक शब्द और यदि देखें तो पंजाब भी। अब देखिए सामान्यतः दुबे, दू का मतलब 2 से लिया जाएगा, चौ का मतलब 4 से लेते आ रही हैं, पंज का मतलब 5 से लिया जा रहा है, ठीक है। अब बे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बे का मतलब होता है वेद। तो सामान्यतः तो इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो दो वेदों को
जानने वाला ही क्या कहलाता है, दुबे कहलाता है। जानने वाला ही क्या कहलाता है, दुबे। और सामान्यतः ये जाति के अर्थ में प्रयोग में भी लिया जाने लगा है। तो इसलिए यदि इसमें इस प्रकार से विग्रह किया जाए कि दो वेदों को जानता है वो, दो वेदों को जानने वाला है जो वह, तब इसका किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाएगा। उसी प्रकार से चौबे, तो चौ वेदों को जानने वाला, यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 4, जानने वाला क्या हो जाएगा, चौबे हो जाएगा। उसी प्रकार से पंच यानी पंच, 5 और आबों, आब का मतलब होता है नदी, आबों का समूह है क्या कहलाता है, पंजाब। और बहुव्रीहि में लेकर जाएंगे तो 5 आबों का समूह है जहां पर वह कौन सा कहलाएगा, पंजाब कहलाएगा। तो इसलिए ये बहुव्रीहि में भी जाता है और इसके साथ साथ द्विगु समास में भी जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के अगले भेद की तरफ। और तत्पुरुष समास का अगला भेद कौन सा है, अंतिम भेद। अंतिम भेद माना जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण, वर्तमान दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये भेद माना जाएगा। कौन सा, कर्मधारय समास। आजकल जो भी उदाहरण पूछे जा रहे हैं ना, वो ज्यादातर कर्मधारय समास में से ही पूछे जा रहे हैं। तो अपन अंतिम भेद पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास का। कौन सा, कर्मधारय समास। पहली तो वो की वो शर्त जो तत्पुरुष की पढ़ते आ रहे हैं, यानी द्वितीय पद प्रधान होगा। अब ये जो समास है ना, इसमें 4 नियम चलते हैं। अगर आप इन चारों नियमों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो कर्मधारय समास में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। पहली बात तो पहला नियम क्या कहता है कि आपको विशेषण का पता होना चाहिए और आपको विशेष्य का पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जा रही है वे शब्द क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। यानी जिस शब्द द्वारा विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेषण, और जिस की विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पर पहला नियम ये कहेगा कि सामासिक पद में 2 पद तो आएंगे ही आएंगे। समास कहां पर होता है, जहां पर 2 पदों का मेल हो रहा हो। अब उन 2 पदों में यदि विशेषण विशेष्य की स्थिति रहती है तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। फिर से रिपीट करती हूं, पहला नियम क्या कहता है कि यदि सामासिक पद में जो दोनों पद है वो विशेषण विशेष्य की स्थिति रखते हैं तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। और अपन मैराथन क्लास में विशेषण भी पढ़ चुके हैं, और विशेषण पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि रंग से संबंधित जो शब्द होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, वो सारे के सारे विशेषण शब्द होते हैं, क्योंकि अपन इन शब्दों द्वारा विशेषता बतलाते हैं। ये लाल घोड़ा, काला घोड़ा, तो इन शब्दों के माध्यम से अपन विशेषताएं बताते हैं। जैसे कमल के लिए आता है लाल कमल, गुलाबी कमल, नीला कमल। नीला कमल तो बहुत ही सुंदर होता है, यदि आप किसी को उपहार में दे, सामान्यतः वैसे दुर्लभ है वर्तमान में, परंतु उपहार में दे तो नीला कमल आर्टिफिशियल मिल जाता है। आगे आप सभी समझदार हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं विशेषण विशेष्य की स्थिति वाला पहला नियम। ये क्या कहता है, अब इससे संबंधित यदि अपन उदाहरण देखें तो देखिए, एक शब्द आपके समक्ष है। जब अपन नीले कमल की बात कर रहे हैं तो पहले और कहीं क्यों जाएं, आपके समक्ष एक शब्द है नीलोत्पल। ठीक है, ये शब्द 2 पदों से मिलकर बना है, ये हम जानते ही हैं। और यहाँ पर नीला और उत्पल, ये 2 शब्द हैं। उत्पल का शाब्दिक अर्थ कमल ही होता है, या उत्पल का पर्याय क्या होता है, कमल। तो इसका विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल।
इसका विग्रह हो जाएगा। नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल कहलाता है। उसके बाद यदि उदाहरण देखें तो एक शब्द आपके सामने आता है नीलांबर। नीलांबर, अब यहाँ पर नीला और अंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, और नीला तो रंग के अर्थ में जाता है और अंबर किसके अर्थ में जाएगा? देखिए, अंबर भी अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और इसके साथ साथ वस्त्र भी होता है। तो नीला है जो अंबर, वही क्या कहलाएगा? नीलांबर कहलाएगा। नीले वस्त्र को नीलांबर कह देते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। एक शब्द है आपके समक्ष पीतांबर, ये तो सुना हुआ है आपका। तो पीतांबर में जो मूल जो विशेषण शब्द है वो क्या है? पीत, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। और उसके बाद अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता ही है। यदि आप लिखना भी चाहे तो इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। तो पीत है जो अंबर, इसका विग्रह कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही शब्दों में कौन सी स्थिति जा रही है? विशेषण विशेष्य की स्थिति जा रही है। उसी प्रकार से एक शब्द यदि और देखें अपन, तो आपके समक्ष एक शब्द है लाल मिर्च। आया हुआ शब्द है ये, हंसने की बात नहीं है। लाल मिर्च, तो यहाँ पर इसका विग्रह भी कैसे हो जाएगा? लाल है जो मिर्च। अब आप मन ही मन यूं सोच रहे होंगे कि मिर्ची तो लाल ही होती है, क्यों होती है? काली भी होती है, हरी भी होती है, हरी मिर्ची भी होती है। अब आपने यूं कहा कि मिर्ची लाना, तो वो काली भी ला सकता है, हरी भी ला सकता है, लाल भी ला सकता है। तो इसके लिए भी अपने को विशेषता बतलानी पड़ेगी कि कौन सी लानी है। उसके बाद यदि एक शब्द और देखें, महत्वपूर्ण शब्द, तो आपके समक्ष शब्द है रक्तांबुज। अभी अपन पढ़कर आए हैं रक्त। रक्त का मतलब रक्त लाल होता है, तो इसका अर्थ लाल से लिया जाता है। और अंबुज का मतलब होता है, अंबुज का क्या मतलब होता है? हाँ, याद करने की कोशिश कीजिए। अंबु का मतलब पानी, तो जय का मतलब जन्म लेने वाला है, यानी कमल। तो रक्तांबुज क्या हो जाएगा? लाल कमल हो जाएगा। तो इसमें भी क्या अपन विग्रह करेंगे? रक्त, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए लाल है जो अंबुज। इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके एक दो उदाहरण जो महत्वपूर्ण है वो अपन देखते हैं। कर्मधारय समास में भी पहले नियम के एक दो उदाहरण और देखते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने कुछ उदाहरण देखे, उनमें से रक्तांबुज, लाल मिर्च, पीतांबर, तीनों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अपन अगर एक दो उदाहरण और देखें इसके, तो एक शब्द आपके सामने है परमात्मा। परमात्मा, तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? परम है, परम का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ। परम है जो आत्मा, उसे अपन क्या कहते हैं? परमात्मा। उसी प्रकार से एक शब्द है अधमरा। आया हुआ शब्द है अधमरा और महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसका भी विग्रह किस प्रकार से जाएगा? उसको इतना मारा कि अधमरा कर दिया, या आज तो इतनी मेहनत की कि अधमरे हो गए, यानी आधे मरे हुए के समान हो गए, इतने थक चुके। तो इसका विग्रह कुछ इसी प्रकार से जाएगा। आधा है जो मरा, क्या कहलाता है? अधमरा। एक शब्द और देख लीजिए। अब आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, आप सभी कमेंट करेंगे इसके बारे में, अल्पसंख्यक। इसका विग्रह क्या होगा? हाँ, सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका विग्रह क्या होगा। अल्प है जो संख्या, अल्प है जो संख्या, उसे अल्पसंख्या बोलते हैं। उसे तो अल्पसंख्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक कैसे बोलेंगे? तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से होगा। उसका विग्रह होगा अल्प है जो संख्या में वह क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक। सामान्यतः अल्पसंख्यक अपन किसी जाति विशेष के लिए काम में लेते हैं। देखिए, भारत के आजाद होने के बाद हमारे देश की परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। तो कुछ जातियां ऐसी थी जो संख्या में कम भी थी और पिछड़ी हुई भी थी। तो उनको आगे लाने के लिए एक वर्ग बना दिया गया, अल्पसंख्यक वर्ग, और उनके माध्यम से उनके विकास की अनेक योजनाएं चलाई गई, उनको आगे लाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए उनको अल्पसंख्यक कहा गया। इसका विग्रह क्या है? अल्प है जो संख्या में। अब विभिन्न जातियां हैं, यानी अन्य अर्थ में जाएगा। अन्य अर्थ में जाएगा तो ये भी किस में चला जाएगा? अपवाद में चला जाएगा। और अपवाद में चला जाएगा तो
ये किसका उदाहरण बनेगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अन्य के अर्थ में जा रहा है। यहाँ पर आत्मा की विशेषता है कि वो श्रेष्ठ है, मरने की विशेषता है कि वो आधा मरा है, पूरा नहीं मरा। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य की स्थिति रहने के कारण यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा? कर्मधारय समास माना जाएगा। और ये कर्मधारय समास का पहला नियम जो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताते रहिए साथ साथ कि यदि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। पहला नियम विशेषण विशेष्य की स्थिति, दूसरा नियम क्या कहता है? अब दूसरा और जो तीसरा नियम है उनको अपन साथ साथ लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? थोड़ा सा आप एक बार कर्मधारय समास को छोड़िए और कर्मधारय समास को छोड़कर अपन थोड़ा सा हिंदी में चलते हैं। हिंदी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। व्याकरण इसमें आता है, साहित्य इसमें आता है, काव्य शास्त्र इसमें आता है। तो यदि आप साहित्य पढ़ रहे हो, यदि आपने ग्रेजुएशन में ऑप्शनल विषय के रूप में हिंदी को लिया है, तो आप यूं कीजिए कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कहा जाता क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारी चीजें हैं और सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल पर व्याकरण रखा ही नहीं जाता, काव्य शास्त्र होता है और साहित्य होता है, तो इसलिए हिंदी साहित्य। तो यहाँ पर अपन थोड़े से काव्य शास्त्र की तरफ जाएंगे, काव्य शास्त्र की तरफ जाएंगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पढ़ी है तो भी आपने 10वीं 12वीं की तो हिंदी जरूर पढ़ी होगी, और 10वीं 12वीं की हिंदी में भी आपने काव्य शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन तो जरूर किया होगा, और उसमें आपने छंद, अलंकार, इस प्रकार के टॉपिक तो थोड़े बहुत जरूर पढ़े होंगे। याद आ रहे हैं ना? तो उन्हीं में से अपन एक बार थोड़ा सा अलंकार को देखते हैं। कैसे? एक बार मैंने कहा कि कर्मधारय को छोड़िए, मैं यहाँ पर 2 अलंकार करवाने जा रही हूं। एक तो अलंकार होता है उपमा अलंकार, नाम तो आपने सुने हैं, अब अपन देख भी लेंगे क्या होते हैं। एक होता है रूपक अलंकार। अब इन दोनों के लिए जो कॉमन चीज जो आवश्यक होती है वो होता है उपमेय व उपमान। ये दोनों चीजें इसमें आनी आवश्यक होती है। अब उपमेय व उपमान क्या होता है? आपके समक्ष एक वाक्य है, मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, ये आपके समक्ष एक वाक्य है। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? किसके बारे में कहा जा रहा है? मुख के बारे में। मुख किसके समान है? चांद के समान है, चंद्रमा के समान है। तो उपमा किसकी दी जा रही है? चंद्रमा की दी जा रही है, तो ये तो हो जाएगा उपमान, यानी चंद्रमा तो उपमान हो जाएगा। और किसको उपमा दी जा रही है? मुख को, तो मुख हो जाएगा उपमेय। यानी जिसकी उपमा बताई जाए, जिस शब्द से उपमा दी जाए वो तो उपमान कहलाता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है या जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाएगी, जिसको, वो तो क्या कहलाएगा? उपमेय। और जिसकी उपमा दी जाएगी वो क्या कहलाएगा? उपमान। यानी चंद्रमा की उपमा दी गई तो चंद्रमा तो उपमान हो गया, और मुख को उपमा दी गई चंद्रमा की, इसलिए ये उपमेय हो गया। एक शब्द और देख लेते हैं अपन। मान लीजिए एक वाक्य है आपके सामने कि श्री राम कमल नयन है या थे, कमल नयन। अब किसको उपमा दी जा रही है? नेत्रों को, आंखों को। तो आंखें तो या नयन तो क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे। किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की, यानी आंखों को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी उपमेय व उपमान, जिसकी उपमा दी जाए वो तो उपमान, और जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाता है। अब ये दोनों की दोनों चीजें हैं, वो दोनों के दोनों अलंकार में काम में आएगी। किस रूप में काम में आएगी ये चीज अपन देखते हैं। यदि उपमेय व उपमान के मध्य सादृश्यता या समानता बतलाई जाए, समानता या
सादृश्यता बतलाई जाए तो वहां पर तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। कैसे? मुख चंद्रमा या चंद्र समान है। अब मुख चंद्र समान है यानी दोनों में क्या बतलाई जा रही है? समानता बतलाई जा रही है, तो इसलिए कौन सा अलंकार? उपमा। रूपक में क्या होता है? रूपक में यह होता है कि उपमा, उपमेय व उपमान में एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है, एक को दूसरे का ही रूप दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है? जबरदस्ती आरोप करके भी दिया जा सकता है, थोप कर भी दिया जा सकता है, यानी एक कोई दूसरे का रूप। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है? समानता बतलाई जा रही है कि मुख चंद्र समान है, यानी मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमा अलंकार हो गया। अब मैंने यूं कह दिया कि मुख चंद्र है, मुख चंद्र है यानी मुख चंद्रमा ही है, जबरदस्ती थोप दिया, आरोप कर दिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? रूपक अलंकार माना जाएगा, यानी इसमें जबरदस्ती आरोप कर दिया जाता है। और सामान्यतः यदि इस प्रकार के पद होते हैं तो कहीं कहीं तो इस प्रकार से योजक चिन्ह द्वारा इस प्रकार उपमेय व उपमान को जोड़ दिया जाता है, तो सामान्यतः पता चल जाता है। और इनका यदि विग्रह करते हैं तो भी रूपक अलंकार में रूपी से विग्रह कर देते हैं, यानी उपमेय व उपमान के बीच में रूपी शब्द जोड़कर इसका विग्रह कर देते हैं। अब यहां पर मैंने अलंकार क्यों करवा दिए? आप समास पढ़ते पढ़ते दुखी हो गए थे, बोर हो गए थे, इसलिए आपको अलंकार करवा दिए गए। अलंकार बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि अलंकारों की परिभाषा ही ये है कि अलंकरोति इति अलंकार, जो शोभा को बढ़ाए, जो अलंकृत करे, वही क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। कोई भी महिला यदि सिंपल है, सादगी में है, तब जैसी दिखती है उससे कई गुना उसका सौंदर्य तब बढ़ जाता है जब वो आभूषण पहन लेती है। तो उसी प्रकार से यदि अपन शब्दों को अलंकारों का आभूषण पहना लेते हैं तो वो उनका सौंदर्य भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए साहित्य में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सुंदर चीज थी इसलिए करवा दी? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए नहीं करवाई कि अलंकार बहुत अच्छा टॉपिक है, काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए नहीं करवाया गया। ये दोनों की दोनों स्थितियां कर्मधारय समास में मानी जाती है, यानी उपमा अलंकार भी कर्मधारय में जाता है, रूपक अलंकार के उदाहरण भी कर्मधारय में जाते हैं। और इसी के साथ आपका दूसरा और आपका तीसरा दोनों के दोनों नियम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब अपन अलग अलग इनको एक एक करके देखेंगे। अपन यहां पर देख रहे हैं दूसरा नियम। 4 नियम है कर्मधारय के। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है उपमेय उपमान की स्थिति। सामान्यतः किताबों में इतना ही मिलेगा, परंतु अपन यहां पर देख लेते हैं इनके बीच समानता की स्थिति। यदि ये है तो भी कौन सा समास माना जाएगा? कर्मधारय। कैसे? मान लीजिए आपके समक्ष एक उदाहरण है, मुखारविंद। मुखारविंद आपके समक्ष एक उदाहरण है, तो यहां पर जो विग्रह किया जाएगा या यहां पर जो बात कही जा रही है वो मुख को अरविंद के समान बताया गया है। अरविंद किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। तो यहां पर अपन विग्रह कैसे करेंगे? अरविंद के समान है जो मुख, उसे अपन क्या कह देते हैं? मुखारविंद कह देते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, पादारविंद। अब सामान्यतः पाद और अरविंद इन दो शब्दों से मिलकर बना है। पाद का मतलब पैर से लिया जाता है और अरविंद अपन देख ही चुके हैं, तो यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे? अरविंद के समान है जो पाद या पैर। इस प्रकार से इनका विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देखें, यदि चरण कमल, तो इसका विग्रह भी उसी प्रकार से हो जाएगा, कमल के समान है जो चरण
वो क्या कहलाएंगे, चरण कमल उनको कह दिया जाएगा। उसी प्रकार से हस्तकमल, हस्तकमल तो उसी प्रकार से विग्रह हो जाएगा कमल के समान है जो हस्त, और हस्त किसे कहते हैं, हाथ को कहते हैं, ये हम जानते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है मृग नयन या फिर मृग नयनी भी आता है, ठीक है। तो इसका विग्रह यदि इस प्रकार से होता है, मृग की आंखें बहुत सुंदर होती है, और यदि किसी की आंखें बहुत सुंदर है तो आप उसे मृग नयनी भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर होगा मृग के समान है जो नयन। अब इस प्रकार से यदि आ रहा है तो कर्मधारय समास में चला जाएगा। मृग के समान है जो नयन, उसे क्या कहते हैं, मृगनयन कहते हैं। परंतु यदि इस प्रकार से इनका विग्रह कर दिया जाए कि मृग के समान है जिसके नयन वह मृगनयनी, तो कौन सा समास चला जाएगा, आप समझ चुके होंगे। वहां पर अन्य के अर्थ में जाएगा, और अन्य के अर्थ में जैसे ही जाएगा वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, बहुव्रीहि समास मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास में पहला नियम विशेषण विशेष्य का, दूसरा नियम उपमेय व उपमान में सादृश्यता का, और उसके बाद तीसरा नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा, देखते हैं कौन सा आएगा। आप समझ चुके होंगे क्योंकि अभी अपनों ने उनको देखा है। तो तीसरा नियम वो ही उपमेय उपमान का नियम, उपमेय उपमान का, परंतु किसका, रूपक का या आरोपण का, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आपके समक्ष एक शब्द है, आपके समक्ष एक शब्द है क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि शब्द है, और इनका विग्रह करते समय मैंने आपको बताया था कि जो दोनों सामासिक पद हैं उनके मध्य रूपी शब्द अपन जोड़ देंगे, और रूपी को जोड़कर ही इनका विग्रह कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। जो क्रोधाग्नि किसे कहते हैं, क्रोध जब अग्नि के रूप में भड़क जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रोधाग्नि कहते हैं, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहां पर अपन विग्रह ही इस प्रकार से कर देंगे, क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि इसका विग्रह हो जाएगा। सामान्यतः कहीं कहीं अग्नि रूपी क्रोध भी मिलता है, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण क्रोध रूपी अग्नि ही होगा, यानी क्रोध रूपी अग्नि ज्वलित होने लगी या जलने लगी। एक शब्द और है आपके समक्ष, ज्ञानौषधि। अब इसमें भी ज्ञान और औषधि दो पदों का मेल है, और इसका विग्रह भी कैसे हो जाएगा, ज्ञान रूपी औषधि। इस प्रकार से इसका विग्रह कर दिया जाएगा, ज्ञान रूपी औषधि। उसी प्रकार से यदि अपन और उदाहरण देखें तो एक शब्द आपके सामने है पुत्र रतन, पुत्र रतन। तो मुझे पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से आपने किसी को कहते हुए सुना होगा। अगर वैसे नहीं सुना तो कहानियों में जरूर सुना होगा, पौराणिक कथाओं में तो जरूर इस प्रकार के शब्द मिल जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसका विग्रह होगा, रत्न रूपी पुत्र, रत्न रूपी पुत्र या पुत्र रूपी रत्न, दोनों ही प्रकार से इसका विग्रह सही माना जाएगा। अपन उसी प्रकार से लिख लेते हैं, पुत्र रूपी रत्न। अब अत्यंत महत्वपूर्ण दो पद कौन से, एक तो है संसार सागर, संसार सागर, और एक शोक सागर, जिसमें से संसार सागर आया हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण सामासिक पद माना जाता है। तो यहाँ पर संसार सागर और शोक सागर, तो इनका विग्रह कैसे होगा, इनका विग्रह करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो बाद में आया है पद उसको तो पहले लाना है, और जो पहले आया है उसको बाद में लेकर जाना है।
ठीक है, दोनों के दोनों पदों में इसी प्रकार से विग्रह होगा। अब कैसे, बाद में कौन सा आया है, सागर आया है, तो बाद में सागर आया तो उसको अपनों ने पहले लिख दिया और उसके बाद सागर रूपी संसार हो गया, यानी संसार किसके समान विशाल है, सागर के समान, तो सागर रूपी संसार इसका विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको पहले लिखना है, यानी सागर लिखा अपनों ने और उसके बाद अपनों ने क्या लिखा, रूपी लिखा और उसके बाद क्या लिखा, शोक लिखा। यानी किसी के घर में यदि बहुत ही अनहोनी घटना हो गई है तो उनका जो शोक है वो सागर के समान हो जाता है, तो उनके घर में सागर रूपी शोक दिखाई देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले और अंतिम नियम की तरफ। और यहाँ पर अपनों ने कौन सी स्थिति देखी है, सादृश्यता के बाद जबरदस्ती आरोपण वाली स्थिति देखी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर कर्मधारय की 3 स्थितियां क्लियर हो गई। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि यदि आप इनको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कितने लगभग 15-20 उदाहरण आपके क्लियर हो जाएंगे, किससे संबंधित कर्मधारय। और इतना भी विश्वास के साथ यहाँ पर कहा जा सकता है कि जितने प्रकार के शब्द आ सकते हैं एग्जाम में वो लगभग यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं। तो देखेंगे, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। और अगला जो चौथा नियम है वो नियम है कु या सु उपसर्ग का नियम। पीछे जाइए थोड़ा सा, किसके पास जाना है, वहीं पर अव्ययी भाव समास के पास जाना है, अव्ययी भाव समास के पास। और अव्ययी भाव समास में कौन से हैं, कौन सी विशेषता, प्रथम पद, प्रथम पद में कौन से, उपसर्ग। और उपसर्ग सभी के सभी आएंगे, परंतु उसमें से किसको हटाया था अपनों ने, अ, अन, न, ना, उन 5 उपसर्गों को हटा दिया था। अब 2 को और हटा लीजिए, कु को भी हटा लीजिए और सु को भी हटा लीजिए। अब सामान्यतः यदि आपको यूं दिक्कत आ जाए कि कु छोटा आएगा या बड़ा आएगा, सहज पर छोटा उ लगाएं या बड़ा उ लगाएं, तो कहीं भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उपसर्गों में हमेशा छोटी मात्राएं ही आती है। तो कु या सु उपसर्ग से का नियम, यदि इन दोनों शब्दों से बने हुए या इन दोनों उपसर्गों से बने हुए सामासिक पद एग्जाम में आते हैं तो वो किसके उदाहरण माने जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण माने जाएंगे। और इससे संबंधित भी 2-3 शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले अपन देखते हैं कि इनका विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा, इनका विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा। मान लीजिए यदि कु से संबंधित विग्रह अपन करने जा रहे हैं तो कु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। तो इसका यदि विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह किस प्रकार से होगा, कुत्सित, कुत्सित है जो मूल शब्द, जो भी सामासिक पद में मूल शब्द आया है। देखो पहला पद समास है तो उसमें 2 पद तो आएंगे ही आएंगे, पहला पद तो कु या सु ही आएगा। अब कु की जगह तो क्या लिख देना है, कुत्सित लिख देना है, बीच में क्या जोड़ना है जो जोड़ना है, बाद में आपका जो भी मूल शब्द आया है वो आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सु उपसर्ग आ जाए तो, अब सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा। अगर अपन इसका विग्रह करते हैं तो क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, सु उपसर्ग की जगह तो लिख देंगे सुष्ठु, बीच में लिख देंगे है जो, और उसके बाद वही मूल शब्द अपन लिख देंगे। क्लियर, देखते हैं आपके सामने एक शब्द है कुमार्ग। आप देखिए एक मूल शब्द है और कु उपसर्ग है, ठीक है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो हमारा कौन सा समास माना जाएगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। विग्रह कैसे करेंगे, कु वाले का इस प्रकार से करना है, यानी कु उपसर्ग की जगह तो क्या लिख देना है, कुत्सित लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया, है लिख दिया, जो लिख दिया। अब मूल शब्द अपना क्या है, मार्ग, लिख दीजिए, हो गया कंप्लीट। ये लो जी, कहाँ समास मुश्किल है, अपन जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वहां पर कहीं भी लगा कि समास मुश्किल है। तो आगे अपन एक और उदाहरण देख लेते हैं सु से संबंधित। तो इसी को यदि बनाए तो शब्द बना सुमार्ग, यानी सु उपसर्ग से बना। अब सु उपसर्ग से बना तो अपने को क्या करना है, विग्रह में सुष्ठु कर देना है, और उसके बाद है
उसके बाद जो, और मूल शब्द अपना क्या है, वही मार्ग। तो सुष्ठु है जो मार्ग, इसका विग्रह हो जाएगा। क्लियर। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द आपके सामने है कुमति। कुमति। अब कुमति, मति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुद्धि, और कु का मतलब बुरा। तो कु की जगह क्या लिखना है, कुत्सित लिखना है, ये हम जानते हैं। उसके बाद है लिखना है, उसके बाद जो लिखना है, और उसके बाद अपना मूल शब्द जो आया है उसको वैसे के वैसे लिखना है। तो क्या बन जाएगा, कुत्सित है जो मति, इसका विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि सुमति भी देखें तो इसका भी विग्रह। अब सु उपसर्ग है और मति मूल शब्द है, तो सु की जगह क्या लिखना है, सुष्ठु लिख देना है, और उसके बाद है और जो, और उसके बाद मति, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो उदाहरण और देखते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर अपनों ने कु व सु उपसर्गों वाले उदाहरण देखे। अब यहां पर एक नई चीज बताने जा रही हूं। कभी कभार आपको प्रत्यक्ष तय है वो कु और सु उपसर्ग नहीं दिखाई देंगे, यानी कु उपसर्ग दिखाई नहीं देगा, परंतु अर्थ इसी के रूप में जाएगा। तो उसको भी अपन किस में मानेंगे, कर्मधारय समास में ही लेकर जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पद है, इनको भी अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष एक पद है कदन, कदन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कु उपसर्ग नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, परंतु कद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुरा अर्थ होता है। तो इसलिए इसको भी किस में ले जाया जाता है, कर्मधारय समास में ही ले जाया जाता है। परंतु विग्रह इसका उसी प्रकार से होगा। कैसे, कुत्सित, कुत्सित है जो अन्न, क्या कहलाएगा, कदन कहलाएगा। सामान्यतः सड़े हुए अन्न को, जो खराब हो चुका है या मोटा जो अन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कदन कहते हैं। तो इसलिए कुत्सित है जो अन्न, इसका विग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर कु उपसर्ग नहीं होने के बाद भी इसमें कौन सा समास माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक शब्द और देख लेते हैं, कदाचार। तो यहाँ पर कद और आचार, तो यहाँ पर भी विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा, कुत्सित, कुत्सित है जो आचार, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। अब कुत्सित का मतलब बुरा, बुरा है जो आचार। अब आचार, आम का आचार, नींबू का आचार मत समझ लेना, यहाँ पर आचार का मतलब व्यवहार से लिया जाएगा, यानी जिसका बुरा व्यवहार है उसको क्या कहा जाता है, कदाचार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने ये कुछ उदाहरण देखे हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, कापुरुष, कापुरुष। अब उसका भी विग्रह इसी प्रकार से किया जाएगा। इसमें शामिल क्यों किया गया, क्योंकि ये भी बुरे के अर्थ में जाता है। तो विग्रह किस प्रकार से जाएगा, कुत्सित है जो पुरुष, पुरुष उसे क्या कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि सामान्यतः कापुरुष कायर पुरुष को कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः यदि आप शब्दकोश में इसका अर्थ देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ कायर पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर कायरता भी एक बुरा होता है। क्यों, क्योंकि वीरता के गुणगान अपन करते हैं, तो कायरता का गुणगान कहीं नहीं होता, तो इसको भी बुरे के अर्थ में लिया जाता है, तो इसलिए इसको भी इसी का उदाहरण माना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपना तत्पुरुष समास है वो पूरा होता है कर्मधारय समास के साथ ही, और कर्मधारय के चारों नियम अपनों ने बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अच्छे से अध्ययन किया। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि समास के दो ही भेद अपनों ने पढ़े हैं। अभी द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास बाकी है, उनके लिए अपन समास का पार्ट 3 भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे ही समास का पार्ट 3 आएगा आपको सूचना मिल जाएगी। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का अगली क्लास में अगले टाइम पर। धन्यवाद।